हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, बहुत से बच्चे बता रहे थे वास्तव में उनको पता ही नहीं कि यूक्रेन और जो रशिया क्राइसिस है वो प्रॉब्लम क्या है, आखिर विवाद क्या है, किस वजह से जो रशिया है यूक्रेन पे हमला कर रहा है और नाटो का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, ईयू क्या है, क्या सच में जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है रशिया को अंकुश लगा पाएगी या नहीं लगा पाएगी। लेकिन सबसे पहले हमको सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर रशिया जो है यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों बाकी जो पड़ोसी देश है उसके पीछे नहीं है, उसे यूक्रेन में ही क्या इंटरेस्ट है। तो इसके लिए जो हमें पहले की जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं समझेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर रशिया यूक्रेन विवाद क्या है। ठीक है, साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन को बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप कहा जा रहा है, हिटलर कहा जा रहा है, तो उसके पीछे रीजन को हमें समझना पड़ेगा। और सच जानने के बाद आई होप आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इसमें गलती किसकी है, अमेरिका क्यों बीच में पड़ा हुआ है, नाटो का क्या रोल है, ईयू क्या है, यूक्रेन क्यों नाटो में ज्वाइन होना चाहता है, रशिया क्यों यूक्रेन को नाटो से ज्वाइन नहीं होने देना चाहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए थोड़े से पीछे जाना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था और धीरे धीरे जो है यूएसएसआर जो है बेसिकली जो 15 गणराज्यों को मिलाकर एक बना था। और यहाँ पे देखिए जो 15 गणराज्य है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको देख रहा है सबसे बड़ा रशिया था, उसके बाद यहाँ पे देखिए एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालदोवा, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, खगिस्तान, ठीक है, ताजिकिस्तान। तो ये पूरे जो 15 गणराज्यों को मिलाकर पूरा यूएसएसआर बना हुआ था इन सब में। लेकिन जो को पता है जो रशिया है सबसे बड़ा था, रशिया सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग था। लेकिन हमें ये भी पता है कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1945 के बाद कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया था। इस कोल्ड वॉर एरा के साथ ही आपने देखा ग्रुपिज्म का दौर स्टार्ट हुआ। इधर अमेरिका सुपर पावर के रूप में उभर कर उठा, इधर से जो यूएसएसआर है वो सुपर पावर के रूप में उभर कर उठा। कोल्ड वॉर एरा जो है स्टार्ट हो गया था और इसीलिए उनके मन में टेंशन, कंफ्लिक्ट बने रहे। हर कोई अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता था। इसीलिए आपको पता होगा कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है बेसिकली अमेरिका और जो 12 यूरोपियन देश थे उनके द्वारा बनाए गए मिलिट्री अलायंस था। इसके जवाब में 1955 में यूएसएसआर के द्वारा वार्सा पैक्ट बनाया गया था। लेकिन जब 1999 में आप मुझे बताइए जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, खत्म हो गया, टुकड़े हो गए और 5 अलग ये जो 15 गणराज्यों का एक ग्रुप था वो सारे अलग अलग टूटकर इंडिपेंडेंट देश बन गए। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गई। और वार्सा पैक्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन तब भी नाटो उस टाइम पे केवल 12 देश थे और 12 देशों ने मिलकर क्लियरली डिक्लेयर किया था भैया अगर हम 12 में से किसी भी एक पर भी अटैक होगा तो वो एक देश पे नहीं मानेगा, हम सब मिलकर बड़ा क्या करेंगे, उस पर अटैक करेंगे। यानी कि 12 देशों के आपस में मिलिट्री अलायंस बन गई थी और अमेरिका इसको लीड कर रहा था। उसके जवाब वार्सा पैक्ट बना था नाटो से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको लेड कौन कर रहा था, यूएसएसआर कर रहा था। लेकिन जब 1991 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, वार्सा पैक्ट खत्म हो गया, तो मुझे बताइए कि नाटो को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत क्या है। लड़ाई का जो मेन जड़ है यूक्रेन और रशिया का, ये जो नाटो के कारण हो रहा है, ये अमेरिका के कारण हो रहा है। बीच में बेचारा जो यूक्रेन जो है वो पिस रहा है। उस यूक्रेन को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हम दूसरे के दम पे उछल नहीं सकते। हमारे जो अपनी कैपेबिलिटी है, अपनी जो पावर है, उसके हिसाब से हमें काम करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपने कि ये सब टूट कर अलग अलग 15 गणराज्य बन गए थे। उसमें से ये याद रखना कि जो एस्टोनिया है, लाटविया और जो लिथुआनिया, ये आपको 3 देश जैसे बाल्टिक रिपब्लिक कहा जाता है। ये जो तीनों बेसिकली क्या हो गए थे, उसके बाद ये अलग हो गए थे। बाकी जो 12 देश थे उन्होंने CIS कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि फॉर्मली तो नहीं लेकिन इनफॉर्मली आपस में कह रहे चलो हम तो अलग हो गए, लेकिन इनफॉर्मली आपस में क्या होता है कि हम लोग आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो उन्होंने कॉमन इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बना लिया इन सभी देशों ने। अब ध्यान से देखिए एस्टोनिया ये अलग हो गए और धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, नाटो को भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। वही नाटो जो बेसिकली अमेरिका को लेड करता है और ये मिलिट्री अलायंस अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। किसके अगेंस्ट, ये जो यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है वो समझिए कि प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई। तो जहां पे देखिए कि 1991 के बाद से लेकर 2014 तक कभी प्रॉब्लम नहीं आई। 1991 से लेकर 2014 तक कभी भी इस तरह की ना देखा। रशिया यूक्रेन पड़ोसी देश थे, किसी तरह की समस्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली कहा जाता है कि यहाँ पे जो रशिया है उसके जो सपोर्टिव यहाँ पे गवर्नमेंट थी। क्योंकि आपको पता होगा 1917 में जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था तो उसका जो मेन हीरो था आपको पता होगा व्लादिमीर लेनिन। वो जो उन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया था कि जो यूक्रेन है वो रशिया के लिए, वो जो है यूएसएसआर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक शरीर में जो आत्मा का रोल होता है उसी तरह से यूक्रेन को, यानी कि यूक्रेन कितना ज्यादा सेंसिटिव है ये समझ सकते हैं आप यहाँ से।
उस बात से। तो यहाँ पे 2014 तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ पे किसी तरह कोई इंटरफेयर नहीं थी। लेकिन 2014 में जो अचानक है जब नई गवर्नमेंट बनी, तो वो बेसिकली किसको, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, इनके सपोर्ट में आने लगी। वो उन्होंने पहले ईयू के मेंबर बनने की कोशिश की। देखिए ईयू के मेंबर का मतलब क्या है कि आप यूरोपियन देशों से ज्यादा तालमेल बना रहे हैं। और हम सभी जानते हैं जो रशिया और अमेरिका चाहे कितना ही अपने आप को फ्रेंड बोल ले, वो शुरू से ही एनिमी रहे हैं। और यूरोपियन देशों का जो झुकाव है वो अमेरिका के साथ है, नेटो की मेंबरशिप है उनके साथ। अब पहले क्या करते हैं, वो ईयू के मेंबर बनते हैं, बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, वो नेटो के मेंबर बन जाते हैं। अब इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि नेटो का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए शुरू में उन्होंने जब 1949 में ये बने थे, तब ये 12 देशों को मिलकर बना था, लेकिन आज वो एक्सपेंड करते करते 30 हो चुके हैं। तो मुझे कोई बताएगा कि भैया सबसे पहले कि नेटो कोई आवश्यकता क्या है आज की डेट में। चलिए उस टाइम पे आपस में कोल्ड वॉर चल रहा था, ग्रुपिज्म का दौर स्टार्ट हो चुका था, लेकिन अब ये सब चीजें खत्म हो चुकी है, यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तब चीजें खत्म हो गई। तो अभी भी जो नेटो ये एक्सपेंड क्यों कर रहा है देश, वो स्पेशली वो भी जो रशिया से अलग हुए थे, कभी जो यूएसएसआर के हिस्सा हुए थे, बहुत सारे देश नेटो के मेंबर बन गए और धीरे धीरे और भी देश उसमें जो है जुड़ने चाहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो रशिया है उसको ये चीज नहीं पसंद आएगी। इसके पीछे रीजन क्या है कि यूक्रेन के लिए बहुत काम किया रशिया ने, और यूक्रेन को किसी भी कंडीशन में। दूसरी बात देखिए, आप यहाँ पे मैप को देखेंगे तो ये यूक्रेन जो है बिल्कुल उसके बगल में लगता है। अगर ये नेटो का मेंबर बन जाता है तो क्यों मना कर रहा है, सबसे पहले आप चीज को समझिए। अगर ये जो यूक्रेन भी अगर नेटो का मेंबर बन जाता है तो सीधी सी बात है, नेटो के देश क्या करते हैं, आपस में मिलिट्री एक देश दूसरे देश में जाते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि भैया जो अमेरिका की जो आर्मी है वो यहाँ पर आकर बैठ सकती है। अब ध्यान से सुनिए कि अमेरिका की आर्मी यहाँ पर आकर बैठ जाएगी किसके पड़ोस में, रशिया के पड़ोस में। तो रशिया का जो कैपिटल है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यूक्रेन से कितना रह जाएगा, सिर्फ 640 किलोमीटर की दूरी पे रह जाएगा। आप ये सोचिए, सिर्फ इतने किलोमीटर की दूरी पे अमेरिका का जो सोल्जर है यहाँ पे आके बैठ जाएगा। कोई भी देश, आप एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी देश, चाहे वो छोटा देश हो चाहे पावरफुल देश हो, कोई भी देश ये नहीं चाहेगा, स्पेशली जो दुश्मन देश है, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका और रशिया की शुरू से प्रॉब्लम रही है। स्पेशल जब से जो बाइडेन आए तब से और ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि जो बाइडेन ने शपथ लेते ही उन्होंने बहुत ज्यादा रशिया पे मतलब खिलाफ बोला था कि ये जो अमेरिका में जो इलेक्शन होते हैं, डेमोक्रेसी होते हैं, उसको अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के काफी आरोप रशिया के ऊपर लगाए थे। अब यहाँ पे रशिया नेटो का मेंबर बनते ही यहाँ पे अमेरिकन जो सोल्जर्स है यहाँ पर बैठ जाएंगे, और यहाँ से उनके लिए जो रशिया की जो मेन राजधानी है वो कितने, केवल 640 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस रह जाएगा। और ऐसे में रशिया जैसे पावरफुल देश, जो परमाणु संपन्न शक्ति वाला देश है, जो यूक्रेन जो है कभी उसका हिस्सा होता था, इसके बिल्कुल पड़ोस में लगता है, कभी भी वो नाटो का मेंबर क्यों बनने देना चाहेगा। उसने साफ इस चीज को इनकार किया और यूक्रेन को चेतावनी दी थी कि नाटो का मेंबर ना बना जाए। साथ ही पश्चिम देशों नेटो को भी कहा था कि भैया इसको मेंबर ना बनाया जाए। सीधी सी बात है। तो इसके पीछे जायज रीजन है। अगर आप बात करते हैं, ध्यान से देखिए, मान लीजिए हम इसका मैप देखते हैं, इंडिया का मैप देखते हैं। देखिए आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा, अननेसेसरी की चीजें जो है शोर मचाकर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, चलिए यहाँ पे मैप खैर नहीं है, आप इंडिया का मैप लेते हैं। चल ठीक है, इंडिया है यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया है, ठीक है। इंडिया के नीचे आपने देखा होगा श्रीलंका, सब बच्चों को पता है कि श्रीलंका कहाँ पर है, ठीक है। नेपाल है, भूटान है, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए कि चाइना जो कि हमारा पड़ोसी देश नहीं है, खैर दुश्मन है, अगर वो क्या करेगा कि श्रीलंका में अपनी आर्मी यहाँ पे लगा देगा, नेपाल में भी बिठा देगा, बांग्लादेश में बिठा देगा, भूटान बिठा देगा, तो क्या भारत इस चीज को कभी बर्दाश्त कर सकता है? हाँ या ना? इसका मतलब है चारों तरफ से आप क्या कर रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं। यानी कि वही चीज रशिया के साथ भी हो रहा है कि पहले आपने एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया को बिठा दिया, ये जो पोलैंड जैसे देश ऑलरेडी उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो यूक्रेन है, यूक्रेन को भी अगर आप नाटो का मेंबर बना दोगे तो रशिया को तो आपने चारों तरफ से क्या कर लिया, नाकाबंदी कर दी, घेराबंदी कर दी। अब मान लो कभी कुछ होता है तो भैया रशिया पे आप बहुत आसानी से प्रेशर बना सकते हो। 640 किलोमीटर दूर आपके सोल्जर बैठे हुए, तो रशिया को प्रेशर बनाना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। और रशिया इस चीज को समझ रहा है, पता है उसे। और डिप्लोमेसी के मामले में जो पुतिन है उससे बेटर जो बाइडेन अभी तक नहीं हुए। उनको ये चीज समझना चाहिए, पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा मैच्योर और स्ट्रांग लीडर है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। बैलेंस करना आता है, सबसे जो प्रभावशाली नेताओं में से एक है। और आपको पता होगा जब से रशिया के अंदर, रशिया में काफी डेवलपमेंट की है। 1991 में रशिया जो है बेसिकली जब डिसइंटीग्रेट हो गया था, रशिया की बहुत बुरी हालत हो गई थी। 10 साल तक रशिया जो है काफी प्रॉब्लम में रहा। लेकिन जब से व्लादिमीर पुतिन आए तब से रशिया में फिर से डेवलपमेंट के काम होने लगे, फिर से आगे बढ़ा है रशिया। और आपको पता होगा कि जब यूएसएसआर टूटा था तो उसका जो उत्तराधिकारी है जो किसको बनाया गया था, रशिया को बनाया गया था। इसी कारण से आपको पता होगा कि यूएन के अंदर जो परमानेंट सीट है, जो वीटो पावर है, वो भी किसके पास है, रशिया के पास है। तो रशिया देखिए इतना बड़ा देश है, परमाणु संपन्न देश है, हर तरह की उसके पास पावर है, रिसोर्सेज है। ऐसे में जो अमेरिका इतने मीलों दूर बैठा हुआ है वो क्या करेगा, पहले ईयू के मेंबर बनाएगा, फिर वो नाटो के मेंबर बना देगा।
और नाटो का मेंबर बनते ही यहाँ पे जो अमेरिका के सोल्जर है यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और जिसके बाद रशिया के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो सकता है, और ये जो कभी भी रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा। इस चीज को पहले भी समझा जा चुका है, यूक्रेन को भी पता है, रशिया को, अमेरिका को पता है, और यह चीज नाटो को भी पता है। लेकिन जबरदस्ती की जो लड़ाई है इसमें नाटो और जो अमेरिका वो घुस गए। चलिए अब प्रॉब्लम हम जब देखें 1991 से लेकर 2014 तक सब कुछ ठीक था, लेकिन 2014 में मैंने बताया ना, जब वो ईयू के मेंबर बनने की उन्होंने कोशिश की, वेस्टर्न देशों से उनकी दोस्ती बनने लगी और नाटो देशों से बेसिक। अब यूक्रेन की देखो परेशानी क्या है कि यूक्रेन जो है रशिया उसे क्या करता है, अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, मैंने अभी बताया आपको। अब यूक्रेन जो है वो चाहता है कि भैया अगर रशिया मुझ पर अटैक करके अभी कब्जा कर लेगा तो मेरे पास तो कोई अल्टरनेट होना चाहिए, मुझे बचाने के लिए भी तो कोई देश होना चाहिए। तो उसको एक अल्टरनेट लगा क्यों ना मैं नाटो को ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि नाटो का मेंबर बन जाऊंगा तो बाकी के जो 29-30 देश है कि मुझ पर कभी रशिया अटैक करेगा तो वो मेरे लिए लड़ेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, और इस तरह से मेरी जो इंडिपेंडेंसी है वो मेंटेन रह सकती है। ये उसकी मजबूरी है, लेकिन अब मजबूरी तो हम लोग सभी जानते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 2014 में जो बात स्टार्ट कहां से, जो लड़ाई स्टार्ट हुई 2014 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे 2014 से जो लड़ाई स्टार्ट हुई थी, अब इसके लिए थोड़ा सा जो यूक्रेन का मैप देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, आई होप आपको यूक्रेन का मैप दिख रहा होगा, ये आपको रशिया दिख रहा है। अब आपको पता होगा ये जो क्रीमिया था पहले ये बेलारूस का पार्ट नहीं था, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा जो क्रीमिया। अब हुआ क्या कि जब यूएसएसआर पूरा 15 गणराज्यों को मिलाकर था तो सबसे डोमिनेट रशिया था, मैंने बताया सबसे बड़ा देश था। तो रशिया यहाँ पे प्रॉब्लम की थी, यहाँ पे देखिए समंदर है, यहाँ पे ब्लैक सी है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, डायरेक्ट रशिया का यहाँ पे कंट्रोल नहीं था, कोई मतलब एरिया कनेक्शन में नहीं आता था। तो इसने डिसाइड किया कि इसे यूक्रेन के साथ ही क्या करते थे, ज्वाइन करते, एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूक्रेन इसको देखेगा, क्योंकि उस टाइम पे सारे एक ही थे, मिले हुए थे, कि देश तैसे बटे हुए देश नहीं। तो वो तो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गए, समाप्त विघटन हो गया, तो सारे देश टूट के अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश बन गए। तो यहाँ पे जो क्रीमिया को उसको साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। 2014 में इसने क्या किया, रशिया ने यहाँ पे 20 किलोमीटर का एक पुल बनाया और यहां से उसने कब्जा कर लिया क्रीमिया को। जैसे ही इसने क्रीमिया पे कब्जा किया तो यूक्रेन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पूरे जो विश्व के देश हैं चुपचाप देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन हाँ, थोड़ा तमाशा जरूर हुआ। थोड़ा तमाशा का मतलब है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कितना तमाशा हुआ। पहले आपको पता होगा G8 जो है वो बहुत ही पावरफुल और डेवलप देशों का एक ग्रुप था, जिसमें कि 8 मेंबर देश थे। अभी भी अब G7 हो गया है। तो पहले कनाडा दिख रहा है आपको, फ्रांस, जर्मन, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये 7 देश, और उसमें रशिया भी पहले इसका मेंबर था। लेकिन 2014 में जब उसने जो, ध्यान देखिए यहाँ पे बेसिकली जब उसने क्रीमिया पे जो यूक्रेन के पार्ट था उसको जब उसने अपने साथ मिलाने की कोशिश नहीं की, पूरी तरह से मिला ही लिया उसने। यहाँ पे 20 किलोमीटर से ब्रिज बना लिया, पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया इस तरह से। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो रशिया है वो भी डायरेक्ट यहाँ से यूक्रेन पे कंट्रोल कर सकता है, इसके बॉर्डर को उसने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो जिसके कारण जो G8 से G7 हो गए, रशिया को वहां से निकाल दिया गया, ठीक है। रशिया ने उस चीज को भी बर्दाश्त कर लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यूक्रेन के बारे में, कि यहाँ पे देखिए रशिया है और ये बेलारूस, देखिए नाम में ही इसकी रूस है, तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका भाई है, छोटा भाई लगा लीजिए, जय विरूम कह सकते हैं, कि आपस में इतनी गहरी दोस्ती है कि जो रशिया बोलेगा बेलारूस करेगा ही करेगा। अभी भी आपने देखा कि जो बातचीत के लिए जो बेलारूस के जो बॉर्डर है वहीं पे बातचीत हो रही है, अपने जो भी अटैक करने के लिए अपने एरियाज दे जा रहे हैं। तो ये भैया साथ ही रहेंगे, इनका कोई आपस में टूटने का है नहीं, क्योंकि नाम में भी बेलारूस है और ठीक है, रूस तो है ही। यहाँ पे जो पोलैंड है वो नाटो का मेंबर है, हाँ, रोमानिया, ये सब नाटो के मेंबर है। तो अब आप समझिए कि रशिया के लिए यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर ये नाटो का मेंबर बन जाएगा तो भैया यहाँ पर जो अमेरिकन जो आर्मी है वो आ जाएंगे और रशिया के लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए अभी ध्यान से कि रिसेंटली जो यहाँ का जो एरिया था, यहाँ पे मैं आपको दूसरा मैप दिखाती हूँ शायद अच्छे से क्लियर हो पाए। ये देखिए जी, ये लुहांस्क है और ये डोनेट्स्क है, जिसे डोनबास एरिया कहते हैं। ये पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो पूरा क्रीमिया को तो मैंने बताया 2014 में उसने ले लिया। अब धीरे धीरे क्या करा वो, यहां से भी रशिया जो है इस पूरे एरिया पे, कि यहाँ के जो लोग बेसिकली क्या है कि जो कि यूक्रेन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रशिया से कनेक्ट मानते हैं, उनकी लैंग्वेज भी बहुत मिलती है और कभी एक ही वो हुआ करते थे। तो यहाँ पे वो जो बेसिकली है जो लोग जो है रशिया के सपोर्ट में है, और यहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे जिसको रशिया ने पूरी तरह सपोर्ट कर दिया। और रशिया ने ऑलमोस्ट इतने सारे जो एरिया जो डोनबास एरिया कहते हैं उस पर भी उसने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी रशिया ने कब्जा कर लिया, यहाँ से भी रशिया ने कब्जा कर लिया। यहाँ से तो मैंने बताया आपको जो बेलारूस है वो रशिया का भाई है,
यहाँ से तो रशिया है ही। तो चारों तरफ से क्या हुआ कि अब जो है रशिया के कंट्रोल में बेलारूस आ चुका है और रशिया की एक ही कहनी है कि भैया तुम मुझे लिख कर दे दो, तुम आज ही क्या आगे भविष्य में भी तुम नाटो का मेंबर नहीं बनोगे, ईयू का मेंबर नहीं बनोगे। सीधी सी बात है, इतनी सी बात है, क्योंकि वो कभी भी अपने आप को अमेरिका घेराबंदी नहीं करने देगा, ताकि भविष्य में जो अमेरिका और नाटो मिलकर, पश्चिम देश मिलकर उस पर प्रेशर बनाए या उस पर खतरा दे, तो वो चीज कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, कभी भी कोई भी देश नहीं चाहेगा, अगर अपने देश के हिसाब से ही बात करें तो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि भैया हमारे जो दुश्मन है, और सभी को पता है कि अमेरिका और रशिया की दुश्मनी जो है इंटरनल कितनी ज्यादा है, वो इतिहास को उठाकर देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। चाहे कोल्ड वॉर एरा में भी एक्चुअल वॉर नहीं हुआ, लेकिन शब्दों के जो कारण काफी युद्ध हुए, काफी मतलब शब्दों की जो बयानबाजी कारण, तो वो जो इंटरनल लड़ाई है वो जो है वो आज भी चल ही रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो वन साइडेड स्टोरी दिखाया जा रहा है कि जबरदस्ती की रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक कर रहा है, उसको कैप्चर करना चाहता है। भैया वो कैप्चर नहीं करना चाहता, सिर्फ वो इतना चाहता है, समझ में आया कि नहीं है, कि यहाँ पे वो इसे करना चाहता है और कहना चाहता है कि भैया साफ सी बात है कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनने देगा, और आज भी नहीं और भविष्य में भी नहीं बनने देगा। क्रीमिया को जो है यहाँ पे बहुत ही अत्याचार अलग से हो रहा है, तो यहाँ पे जो है सभी देश इसको क्या करे, बेसिकली इंडिपेंडेंट देश बनाए। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, अब क्वेश्चन आता है कि यूएन क्यों नहीं बोलता। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा कि मैम यूएन के पास तो इतनी पावर है, तो भैया मैं आपको बता दूं, सिर्फ जब हम बुक पढ़ते तो हमको लगता है कि यूएन बहुत पावरफुल है, बहुत कुछ उसके हाथों में है, लेकिन एक्चुअल में अमेरिका ने उसको पंगु बना दिया है। अमेरिका के कारण अब ये जो ज्यादातर जो बजट है अमेरिका के हाथों में ही है, तो यूएन जो है कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूं, अभी अफगानिस्तान में आपने देखा किस तरह से तालिबानियों ने कैप्चर किया, और यूएन का क्या स्टैंड है, तो यूएन भैया कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ मैंने बताया ना, किताबों में पढ़ने के लिए लगता है कि यूएन बहुत कुछ कर सकता है, उसके पास बहुत पावर है, पर रियलिटी इसके पास कोई पावर नहीं है। तो पहले थोड़ा सा यूएन का भी रोल समझ लेते, क्योंकि जो यूएन है, अमेरिकन देश है, वेस्टर्न कंट्रीज है, नाटो है, ईयू है, सभी सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए जा रहे हैं रशिया के ऊपर। तो इससे भैया आपको लग रहा होगा क्या रूस ने कैलकुलेट नहीं किया होगा, जो व्लादिमीर पुतिन जो 2000 से आप सोचिए कि लगातार जो है रशिया का प्रेसिडेंट रहा है, क्या वो इतना बेवकूफ होगा। अभी मान ले दूसरे देशों में जाकर देंगे, जो बाइडेन अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है, ये दूसरे देश के नेता अभी 2 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो 2000 से लेकर अभी देखिए 2022 चल रहा है, तो 22 सालों से लगातार जो है वो क्या है कि रशिया की प्रेसिडेंट है, सबसे इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट में आते हैं, केजीबी में काम कर चुके, आपको पता है वहां के इंटेलिजेंस है। तो व्लादिमीर पुतिन ने बहुत अच्छे से चीजों को कैलकुलेट कर लिया है, उनको सब चीजें पता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और कोई भी देश नहीं करेगा। एक छोटा कमजोर देश नहीं करेगा, तो सुपर पावर है, परमाणु शक्ति संपन्न वाला देश है, हालांकि वो परमाणु यूज करे, ये सब चीजें कभी कोई नहीं चाहेगा। वहां के जो यूक्रेन के जो लोग हैं उनके साथ सभी की सिंपैथी है, हम इंसानियत होने के नाते हम सभी को उनके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन अमेरिका और नाटो की जो मनमानी है वो भी देश में नहीं चलनी चाहिए। और अब मुझे बताइए कि नाटो को एक्सपेंड करने का मोटिव भी क्या है। ये तो सही बात होगी ना कि सारे मुल्क की एक लॉबी बना लोगे, और रशिया के भी पहले जो मेंबर थे, जो यूएसएसआर के मेंबर थे, उसे भी आप अपने साथ मिलाए जा रहे हो, तो भैया ऐसे में कौन बर्दाश्त करेगा। सीधी सी बात है, आपको चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, मनमानी किसी भी देश की नहीं चलेगी। अमेरिका ने बहुत मनमानी की है, जब चाहे उसने बॉम्ब वगैरह परमाणु बॉम्ब गिराए, देश चुप रह गया, जब चाहे वो किसी को मिला लेता है, 2 देशों की लड़ाई था, फिर पंचायत बनने चला जाता है। सभी चीजें हमने अमेरिका की देखी। तो लड़ाई की जो जड़ है वो बेसिकली अमेरिका और ये नाटो देश ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि भैया यूनाइटेड नेशन का इसमें क्या रोल होगा और वो क्या कर सकता है। तो पहली बात, यूनाइटेड नेशन कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि सबसे बात आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन के जो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो अभी आपको देखते हो रोज बेचारी मीटिंग कर रही है, पर मीटिंग में होता क्या है, सैंक्शन लगते भैया वो तो लगा लो। रशिया को पहले से पता है, रशिया भी तुम पे लगा देगा, सीधी सी बात है, रशिया भी तो बहुत कुछ देता है ना, वेस्टर्न कंट्री को ऑयल एक्सपोर्ट करता है, अगर तुम उनके लिए बंद कर दो ये स्पेस तो वो भी बंद कर देगा, इतनी समझ तो उसके अंदर है। तुम उनके एसेट फ्रीज करोगे तो वो भी तुम्हारे देश करेगा, कैलकुलेटेड तो सभी चीज उसने भी किया होगा ना। तो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 2 चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली होते हैं, वो जितने भी देश होते हैं वो सभी उसके मेंबर होते हैं, सभी को वोटिंग राइट होता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है, ये बेसिकली जितने देशों में जो वॉर होती है, सिचुएशन होती है, लड़ाई झगड़े की जब प्रॉब्लम आती है, तो यही जो एक ऐसी ऑर्गन है जहां पर मीटिंग्स होती है, और इसमें जो है बेसिकली 15 मेंबर होते हैं। तो समझना है, 15 मेंबर जो होते हैं उसमें से जो 5 है परमानेंट मेंबर होते हैं, जिन्हें वीटो पावर होता है। आप देखिए ध्यान से कि रशिया उसमें से एक देश है, भैया जैसे ही रशिया अपने खिलाफ तो वीटो करेगा नहीं, और अगर एक भी देश ने वीटो का इस्तेमाल कर लिया तो वो जो भी रेजोल्यूशन हो तो पास हो ही नहीं पाएगा। दूसरा, जो 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 साल के लिए बनते हैं, और इस साल जो है आपको पता है 2 साल के लिए भारत भी बना है।
तो इसीलिए लोगों को भारत से भी बहुत एक्सपेक्टेशन है कि भारत भी इसमें बोले। जो बाइडेन बार बार मोदी जी को ही फोन कर रहे हैं, पर भारत के जो अभी प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत समझदार है, वो बैलेंस्ड है। उनको पता है कि भैया मुझे किसके साथ देना है। उनको दोनों ही देशों की जरूरत है, उन्हें अमेरिका की भी जरूरत है, तो रशिया की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि रशिया आज की नहीं, उनकी दोस्ती बहुत पुरानी है। जब जब हमारे बुरे टाइम आए रशिया ने हमारा साथ दिया, तो पहले हम यूएन को समझते, फिर हम भारत और इनकी बात समझेंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए कि 5 हमारे क्या है परमानेंट मेंबर है, जिसमें आपको पता होगा कि चाइना, रशिया, यूएस, यूके और फ्रांस, ये 5 देश है। तो फ्रांस, यूके और यूएस, ये जो 3 देश है भैया, इसके अगेंस्ट उन्होंने वोटिंग की। इसके अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट। रशिया अपना ही खुद ही लड़ाई है तो अपने अगेंस्ट हो जाएगा नहीं, चाइना वोट करे ताई, सीधी सी बात है, क्योंकि चाइना आपको पता है कि रशिया से बहुत अच्छे रिलेशन है, अमेरिका कभी भी चाइना से बना ही नहीं। तो यहाँ पे 2 जो वीटो है किसके पक्ष में जा रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये 3 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी भी आपने देखा 15 में से जो 11 देशों ने सपोर्ट में किया, जो 4 देश थे जिसमें रशिया, चाइना, भारत और यूएई, ये दोनों भारत और यूएई जो है 2 साल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर बने, इन्होंने भी इसमें मीटिंग में रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं किया। हालांकि बोला जरूर है कि बातचीत के द्वारा रास्ता निकाला जाए, ये तो खैर सभी कहेंगे कि लड़ाई जो है किसी का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन कोई एक देश मनमानी करे ऐसा भी नहीं चल सकता, ये तो हमको समझना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे राजीव, रशिया है या जो भी देश है, यूनाइटेड नेशन का इसमें कोई भी रोल नहीं। हाँ, वो हथियार की सप्लाई दे सकता है, वो मदद की मतलब ऐलान कर सकता है, वो उसको पैसे दे सकता है, वो जितने चाहे रशिया पे सैंक्शन लगा सकता है, पर उसके पास कुछ भी पावर नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने इसको बहुत ज्यादा पंगु बना दिया। ये हमको सिर्फ पढ़ने के लिए ये काम होता है, इन रियलिटी इसके पास कोई पावर नहीं है। अब देख लो, लोग 4 दिन से 5 दिन से दिन में 4 मीटिंग्स होती है, पर अल्टीमेटली कुछ होता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा यूक्रेन रशिया का विवाद क्या है, कि रशिया जो है किसी भी कंडीशन में यूक्रेन को नहीं जाने देगा। इसके पीछे रीजन आपको समझ में आ गया, उसके पड़ोस में देश है, वो अमेरिका यहाँ पे नाटो में ज्वाइन करते उसका मेंबर बन जाएगा, जो नहीं आने देगा। 1991 से लेकर 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 14 के बाद जैसे वो ईयू और नाटो के मेंबर बनने की उसने स्टार्ट की, तो अमेरिका जो रूस है उसने भी दखल देना स्टार्ट कर दिया। पहले क्रीमिया को हथियाया, फिर उसके बाद यहाँ पे देखा आपने जो डोनबास एरिया पे उसने कैप्चर किया, और यूक्रेन पे प्रेशर बना रहा है कि वो ईयू और नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। सीधी सी बात है, और युद्ध स्टार्ट हो भी चुका है, आप लोग देख ही रहे हो। अब हम यहाँ पे देखते हैं G7, मैंने बताया ना G8 से रशिया को कब हटाया गया, 2014 में जब उसने क्रीमिया को हथियाया था, तो उसी टाइम पे रशिया को हटा देगा था। रशिया कोई फर्क नहीं पड़ा, अब G7 था, अब G8 हो गया है, लेकिन ये सिर्फ। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए भैया, सबसे पहले कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नाटो, पहले स्टार्टिंग में टोटल इसके 12 ही मेंबर थे, लेकिन आज देखिए बढ़कर वो 30 मेंबर हो गए नाटो। और नाटो का मतलब क्या है, अमेरिका। अमेरिका ही मिलिट्री अलायंस को लेड कर रहा है, और जहां जहां पे आपको पता है कि नाटो है, वहां पर क्या होता है, जो अमेरिका की आर्मी बहुत ही इजीली जा सकती है, और इनमें से किसी एक देश पे भी वॉर होगा तो भैया एक देश पे नहीं 300 देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 देश एक साथ मिल जाएंगे, और यहाँ पे रशिया, जो रशिया के पहले यूएसएसआर में जो बहुत सारे देश थे, वार्सा पैक्ट के थे, वो सब धीरे धीरे जो है नाटो उसको ज्वाइन करा रहा है। तो आप देखिए हर तरह से रशिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, और व्लादिमीर पुतिन इतने बच्चे या छोटे नहीं है कि वो रशिया के मंसूबे या नाटो के मंसूबों को ना समझ पाए, सीधी सी बात है। तो ये लड़ाई जानबूझकर स्टार्ट की गई है रशिया के खिलाफ, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो उसका राजधानी है कीव, ये जो डोनबास एरिया जो बताया मैंने, ये बेसिकली जिसपे की जो रशिया है वो कैप्चर कर चुका है। क्रीमिया पे तो भैया 2014 में ही कर चुका है। यहाँ पे मैंने बताया रशिया है, जो बेलारूस है, ये जो पूरा मैंने कहा रशिया का ही छोटा भाई है। हाँ, यहाँ पे जो पोलैंड है, रोमानिया है, ये सब जो है इसके रशिया के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं, ये सब अमेरिका के कंट्रोल में आते। तो ये जो यूक्रेन है वो तो भैया इसको किसी भी कंडीशन में रशिया जाने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो हम सबको पता है। अब हम बात करते हैं इसमें भारत का क्या रोल होगा, क्योंकि भारत को जो है बार बार फोन किया जा रहा है, व्लादिमीर पुतिन भी फोन कर रहे हैं, जो अमेरिका है वो भी फोन कर रहे हैं, रशिया भी। अब तो यहाँ पे ध्यान देखिए कि भारत जो है शुरू से न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा, भारत की भी मजबूरी समझिए। अब आपको पता है कि चाइना और इंडिया की जब नहीं बनती है, जब लड़ाई होती है, तो रशिया जो है दोनों का बेस्ट फ्रेंड है। तो उस टाइम पे रशिया क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है पूरी तरह से, भैया ना तो मैं तेरी मदद करूंगा ना मैं तेरी मदद करूंगा, तुम आपस में लड़ो मरो जो मर्जी करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तुम दोनों से बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ऐसे में अगर भारत जो है अगर अमेरिका के साथ जाता है या यूक्रेन के साथ जाता है, तो सीधी सी बात है कि उसके का परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। भैया ये दोनों मिल जाएंगे, आपको पता है हम पे अटैक होगा, हम क्यों दूसरों की लड़ाई अपने सिर पर ले। दूसरी बात, अगर हम पूरी तरह से रशिया के साथ हो जाते हैं, तो आपको पता है अमेरिका जो आज टाइम में सुपर पावर है, कहते हैं ना अमेरिका से ना दोस्ती अच्छी ना अमेरिका से दुश्मनी अच्छी।
अमेरिका से जितना ज्यादा हो सके बचना ही ठीक है, न्यूट्रल रहना ही भारत के लिए जो समझदारी का डिसीजन है और जो भारत अभी तक पूरी तरह से ले रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है बहुत समझदार है, हमें इसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारा देश सुरक्षित है और रशिया की लड़ाई का हमारे देशों पे कुछ ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो इसके डिफेंस है वो रशिया से आता है, ऑयल वगैरह इतना ज्यादा हमारा आता नहीं है, तो हमें इतनी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि जो इंडिया है, इंडिया का जो स्टैंड है यूक्रेन के, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है आपको सभी को पता है कि यूक्रेन में हमारे जो करीब करीब 20,000 स्टूडेंट्स है, वो एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन लगातार आपको पता है मिशन गंगा के तहत बच्चों को लाया जा रहा है। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए बहुत ही पीसफुल तरीके से, और ताकि जो भारत का पूरा स्टैंड है वो न्यूट्रल हो। और भारत जो है आपको पता है कि जो भारत का कहीं ना कहीं इस तरह से चुप रहना जरूरी भी है, क्योंकि रशिया जो आपको पता है भारत का बेस्ट फ्रेंड है। चाहे हम बात करें 1965 के वॉर की, 1971 की बात करें, चाहे हम 1999 की बात करें, हर टाइम पे हमारे अगर किसी ने मदद की है तो वो कौन है? रशिया है। डिफेंस के मामले में हो गए, स्पेस के मामले में हो गए, हर चीज में जो हमारी मदद करता है। हालांकि अमेरिका से दोस्ती जो अब कुछ सालों से हमारी अच्छी हुई है, लेकिन आपको पता है 1991 से पहले अमेरिका से हमारी दोस्ती बहुत खराब थी। जब 1998 में हमने, आपको पता होगा कि जब हमने क्या कहते हैं परमाणु परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में अमेरिका ने कितने सैंक्शन लगाए थे, पूरा देश हमारे अगेंस्ट हो गया था। लेकिन उस टाइम पे हमारा रशिया हमारा बेस्ट फ्रेंड की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। 1971 में जब अमेरिका ने हमको डराने की कोशिश की थी, उस टाइम पे भी ये रशिया हमारे साथ रहा। 1999 में जब हमें परमाणु की धमकी देने अमेरिका आए, तो उस टाइम पे भी किसने हमें बचाया? रशिया ने बचाया। तो सीधी सी बात है, भारत जो है इन सभी चीजों को समझता है। पुतिन और मोदी जी की दोस्ती बहुत अच्छी है, तो हमारा यही स्टैंड है न्यूट्रल रहना, जिसमें कि रशिया भी खुश और अमेरिका भी क्या बोलेगा उसको ही पता है कि भैया रशिया जो है भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कभी भी लड़ेगा नहीं। दूसरा, हमें चाइना के बारे में सोचना है कि अगर हम रशिया के अगेंस्ट गए तो ये दोनों आपस में मिलकर जो है भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते। तो भारत जो अब तक जो भी स्टैंड ले रहा है बहुत सही स्टैंड ले रहा है। और जो व्लादिमीर पुतिन को डिक्टेटर कहा जा रहा है कि अननेसेसरी यूक्रेन को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भैया कब्जा करने की कोशिश करो, चीजों को तो समझो। जबरदस्ती नाटो जो उसको मिलाकर उसके पड़ोस में उसके अमेरिका सैनिकों को खड़ा कर देगा, और कौन देश, चाहे वो छोटा सा ही देश क्यों ना, जब वो अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा, जो सुपर पावर देश है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, किसी तरह से झुकने वाला नहीं देश है, कभी वो अमेरिका के टक्कर का देश है। हालांकि बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, अलग चीज है, लेकिन फिर भी क्या कोई भी देश को बर्दाश्त करेगा? हाँ या ना? अब आपको समझ में आ गया होगा कि रशिया के लिए जो यूक्रेन है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और वो किसी भी कंडीशन में इसको छोड़ने वाला नहीं है। वो अभी भी बस यही कहते हैं कि भैया सारी चीजें खत्म हो जाएगी, तुम बस इतना लिख के दे दो। क्रीमिया जो है, पहले भी आपने देखा कि यहाँ पे जो क्रीमिया था वो उसका पार्ट नहीं था, लेकिन रशिया के साथ प्रॉपर जो है लिंक ना होने के कारण उसने यूक्रेन को एडमिनिस्ट्रेशन दिया था। लेकिन जब वो खत्म हो चुका है तो अब इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल सही है, वो सही डिसीजन ले रहे हैं, सही काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो, बातचीत के द्वारा ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस तरह से लड़ाई में जो सिविलियन है, आम नागरिक, बच्चे मरते हैं, हर एक सिविलियन ने वहां पे हथियार उठा लिया है। देखिए, हर एक नागरिक जो है अपने देश से प्यार करता है, अपने देश की सिक्योरिटी को चाहता है, और मरते दम तक हर कोई यही चाहता है कि अपना देश बना रहे। तो यूक्रेन के जो नागरिक है वो भी बहुत अच्छा काम करे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें जो नाटो और अमेरिका के कारण जो यूक्रेन के लोगों को जो नुकसान हुआ है, उसके लिए जो है कहीं ना कहीं यूक्रेन खुद भी रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है, जब तक आपके पास खुद पावर ना हो तो दूसरे के कंधे पे रखे कभी भी हथियार चलाया नहीं जाता। इस चीज को हमेशा समझना पड़ेगा। जब तक आप जो कहना कि बुरा वक्त होता है, आप कमजोर होते हो, तो आपको कोई साथ नहीं देता। तो यूक्रेन को समझना चाहिए भैया रशिया अभी जो है बहुत स्ट्रांग है, रशिया से अकेले वो नहीं लड़ सकता, तो पहले उसके लिए पावर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी। अब नाटो या दूसरे देशों से मदद के दम पे आपने ये जो एक बड़ा डिसीजन ले लिया है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब असली प्रॉब्लम क्या है व्लादिमीर पुतिन के लिए, जो यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, वो यूक्रेन को हथियाने की कोशिश नहीं कर रही, चीज समझना होगा हमको। अब व्लादिमीर पुतिन को जिस तरह से वन साइडेड स्टोरी दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और ये सब जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो यूक्रेन को बचाएंगे, तो आपको समझ में आ गया कि पहले तो बहुत बढ़ चढ़ के आए थे, लेकिन देखा किसी ने भी वहां पे अपनी सैन्य मदद नहीं, कोई सेना नहीं दी, वहां पे सभी डिफेंस के गुड्स तो दे जा रहे, लेकिन यहाँ पे डिफेंस के जो गुड्स है वो आने में भी दिक्कत है। देखिए आप यहाँ पे चीजों को, तो आई होप कि दूर से देखने में तमाशा सभी को अच्छा लग रहा है, पर रियलिटी का जो नुकसान है यूक्रेन के लोगों का हुआ, उन लोगों का जिसके कारण जो आगे ना जाने कितने टाइम पे उनकी भरपाई हो पाएगी, जो लोग अपनी जान गंवा दी, जिन सोल्जर्स ने, जो आम नागरिकों ने, उनके लिए सच में जो है बहुत बड़ा नुकसान है। तो हम चाहेंगे जल्द से जल्द जो है इनके बीच में बातचीत का रास्ता निकले और जो प्रॉब्लम है खत्म हो जाए,
ताकि सभी लोग शांति से रह सके। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग दुखी थे और उसमें से जब कोरोना का ठीक ठाक सिचुएशन से बाहर निकले तो अब फिर से जो है ये लड़ाई का तीसरी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है। तो भगवान से यही दुआ है कि चीजें फिर से नॉर्मल हो जाए, सभी देशों में शांति बने रहे, अमन बने रहे, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो केवल एक ही देश को नुकसान नहीं भुगतना पड़ता, दोनों ही देशों को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है। और आज के टाइम में 2 देश क्या है, ये तो एक धीरे धीरे जिस तरह से सिचुएशन बन रही है, कहीं और देश शामिल हो जाएंगे तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। और जिस तरह से पुतिन जो है आक्रामक हो रहे हैं, ये देश के लिए बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। तो आई होप कि चीजें नॉर्मल हो जाए, लेकिन समझाना भी जरूरी था कि भैया अकेले रशिया की ही गलती नहीं है। जिस तरह से नाटो अपना एक्सपेंड कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका एक्सपेंड कर रहा है, सारे बगल वाले देशों को अपने साथ मिला के रशिया पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में कोई भी देश चुप भी नहीं रह सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, थैंक यू।